हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीडीपी के 5 और क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट 2 है सीडीपी का। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले पार्ट 1 आप देखिए, फिर आप इस वाले पार्ट सेकंड को देखिए। तो आज हम करेंगे छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टेकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वेज। टास्क के दौरान एक बच्ची है जो कि अपने आप से बात कर रही है। जैसा कि हम लोग भी अपने आप से कभी कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो खुद से बातें करते हैं कि ये ऐसे होगा या वैसे होगा। शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की आइडियाज़ ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये जो आइडिया है उसके, वो लैंग्वेज और थॉट पर दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज ए साइन ऑफ। तो ये जो साइना है, जो बच्ची है, वो खुद से अपने आप एक टास्क दिया गया है उसको, वो अपने आप से बातें कर रही हो कि ये ऐसा ये वैसा। तो ये जो उसके प्राइवेट स्पीच है, जो अपने आप से खुद वो बात कर रही है, ये क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार इसको क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? नहीं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं कहते हैं। कॉग्निटिव इमैच्योरिटी ये भी नहीं कहते हैं। सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच को। अब 7वां क्वेश्चन जो है, इवोल्यूशन प्रैक्टिस शुड एम एट। जो हमारा इवोल्यूशन है, मूल्यांकन है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्यों हम मूल्यांकन करते हैं, इवोल्यूशन क्यों करते हैं? ताकि हम बच्चों को जांच सकें। तो इसमें दिया है कि इवोल्यूशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम आइडेंटिफाई करें, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करें। नहीं, ये नहीं हो सकता है। हम इसलिए इवोल्यूशन नहीं करते हैं। लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट, जहाँ लेबल लग जाए वो तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाए। हमको विद्यार्थियों को लेबल नहीं करना कि ये विद्यार्थी बहुत कमज़ोर है या ये बहुत तेज़ है। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, या तो हम विद्यार्थियों को क्या करें, उसके एबिलिटी बेस्ड ग्रुप पे उसको सेग्रीगेट कर दें, अलग अलग कर दें, ग्रुपों में डिवाइड कर दें, ये भी नहीं करना है। हमेशा हमको ये नहीं करना है कि जो जितने कमज़ोर बच्चे हैं उसको एक ग्रुप में और जितने तेज़ बच्चे हैं उसको एक ग्रुप में। तो ये इवोल्यूशन हमारा ऐसे नहीं हो सकता है। चौथा है कि आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। हमको जो स्टूडेंट है, हम इसलिए इवोल्यूशन करते हैं, हम टेस्ट क्यों लेते हैं बच्चों का? ताकि जो उनकी ज़रूरतें हैं या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी नीड्स है, उनको हम पहचान सकें। मान लिया हमने किसी बच्चे का टेस्ट लिया, तो वो जो उनकी कमियां हैं, उनकी कमियों को हम पूरा कर सकें। हाँ, कहाँ वो अटक रहे हैं या फिर कैसे उनको दिक्कतें हो रही हैं, उसको हम इसीलिए हम इवोल्यूट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, बच्चों की ज़रूरतों के लिए हम उनकी आवश्यकताओं और उनकी ज़रूरतों के लिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे उत्पन्न होती है बच्चों में? जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब कि आप कैसे भिन्न होते हैं एक दूसरे से। जैसे हर कोई सेम नहीं होता है, चाहे वो कलर के बेस पे भिन्न हो, डिफरेंस हो, चाहे वो आपकी हाइट के बेस पे डिफरेंस हो, चाहे वो आपकी लैंग्वेज के बेस पे डिफरेंस हो। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे होते हैं बच्चों में? इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये हेरिडिटी एनवायरनमेंट दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए यह इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। या सिर्फ हेरिडिटी से होता है या सिर्फ एनवायरनमेंट से होता है? नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट। चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। एनवायरनमेंट से होता है और साथ ही साथ हेरिडिटी, दोनों जो हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का मिश्रण होता है। मतलब कुछ जो लक्षण होंगे वो हमारे हेरिडिटी से आएंगे और कुछ जो हमारे लक्षण जो होंगे वो इन्वायरमेंट से हमने अडॉप्ट किया होगा। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे आते हैं? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों से हमको इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब 9वां क्वेश्चन जो हमारा है, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग। रोहन एक बच्चा है जो कि क्या करता है, हर्ट हो जाता है, चोट लग जाती है उसको, खेलने के दौरान उसको चोट लग जाती है। सीइंग दिस, या देखते हुए, हिज फादर रिस्पॉन्डेड, उसके पिता क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? डोंट बिहेव लाइक गर्ल। उसके पिता कहते हैं कि
लड़कियों की तरह बिहेव मत करो, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। जब वो बच्चा उसको चोट लग जाती है तो वो लड़कियों की तरह, उसके पिता कहते हैं तुम लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, मत रो लड़कियों की तरह। बॉयज़ डोंट क्राई, क्योंकि लड़के जो होते हैं वो क्राई मतलब रोते नहीं हैं। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर, ये जो उसके पिता ने स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट किस चीज़ को दर्शाता है? अब वो बच्चा है, बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जाहिर सी बात है बच्चा क्या, बड़े भी जितने भी ह्यूमन हैं, एडल्ट हो या बूढ़े हों, चोट लगेगी, जाहिर सी बात है सब लोग, अगर किसी को रोना आएगा तो वो रोएगा ही। लेकिन ये जो उसके पिता हैं रोहन के, जब वो बच्चे को चोट लग जाती है और वो रोने लगता है तो उसके पिता कहते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। क्योंकि हमारे जो समाज में एक धारणा फैली है कि हाँ, लड़के रोते नहीं हैं या लड़के घर का काम नहीं करते हैं, तो अगर लड़के रोने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि लड़कियों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो। लड़के पिंक कलर पहन लेते हैं तो लोग कहते हैं कि लड़कियों की तरह कपड़े पहने हो। ऐसे बहुत से लड़कियां अगर खेलने कूदने लगती हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि लड़कों की तरह मत खेलो कूदो, लड़कियों को घर में रहना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देती हैं। तो इसमें उसके फादर का जो स्टेटमेंट है वो किस चीज़ को दर्शाता है? प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। उसके पिता जो हैं वो, उसका स्टेटमेंट, उनके पिता का स्टेटमेंट क्या है? जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा दे रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि लड़कियों की तरह मत रहो। रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप, ये जेंडर स्टीरियोटाइप को क्या कर रहा है? रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, चैलेंज कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत हो गया, चैलेंज तो कर नहीं रहे हैं। रिड्यूस जेंडर बायस, क्या कर रहा है? जेंडर बायस मतलब, बायस का मतलब होता है आप किसी एक पक्ष की तरफ झुके हों, चाहे वो लड़के की तरफ झुके हों चाहे वो लड़कियों की तरफ झुके हों, तो वो क्या होता है? बायस होता है। तो ये रिड्यूस कर रहा है जेंडर बायस को, ये भी गलत है। और स्टीरियोटाइप, जो पहले से जो धारणाएं चली आ रही हैं उसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो उसके पिता कह रहे हैं कि लड़कियों की तरह मत रो चोट लगने पे, तो ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि यहाँ स्टीरियोटाइप को, लैंगिक स्टीरियोटाइप को दर्शा रहा है। 10वां क्वेश्चन है, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में स्टूडेंट शुड बी लेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर। उस स्टूडेंट को हमको लेबल कर देना चाहिए, थप्पा लगा देना चाहिए उसके एकेडमिक स्कोर पे कि ये बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, ये बच्चा बहुत तेज़ है। दूसरा ऑप्शन है, ए टीचर शुड फॉलो फिक्स करिकुलम, टीचर को जो है वो फिक्स करिकुलम को फॉलो करना चाहिए। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम में, लचीलापन होना चाहिए। तीसरा है कि द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट, हमको इस कंपटीशन करवाना चाहिए स्टूडेंट के बीच में, प्रतिस्पर्धा करवानी चाहिए, ये भी गलत हो गया। एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, हमको बच्चों को ये मौका देना चाहिए कि वो क्या कर सकें, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, अपनी नॉलेज का क्या कर सकें, मौका प्रदान कराएं ताकि वो अपने ज्ञान की संरचना कर सकें, खुद से अपने ज्ञान की संरचना करें, और हमको ऐसा मौका देना चाहिए ताकि वो लर्निंग बाय डूइंग करें। हाँ, ये जॉन डुई भी कहते हैं कि बच्चे क्या होने चाहिए? क्लास में एक्टिव होने चाहिए, उनको सेंटर में रखना चाहिए बच्चों को, हमको बच्चों के सेंटर में रख के जो हमारा वो है करिकुलम है उसको करना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। हाँ, कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए ताकि क्या कर सकें? प्रोग्रेस कर सकें। तो हमारा जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होगा वो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।